राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करने जा रही है। कल यानी मंगलवार को मोदी सरकार का बजट पेश होगा। मोदी सरकार के बजट में किसे क्या मिलेगा, महंगाई, रोजगार, किसान, युवा, महिलाओं के लिए बजट में क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम चर्चा बजट को लेकर करने जा रहे हैं और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई हैं, जो कल पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 भारत के आर्थिक कैलेंडर की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तय करेगा। बता दें कि वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब जब सरकार का गठन हो गया है तब पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। देश में लंबे समय से आम चुनावों के दौरान ऐसा देखने को मिलता है। आज अपने खास कार्यक्रम में बात बजट को लेकर हम करेंगे। बजट में क्या खास रहने वाला है, बजट में किसने क्या मिलेगा, किसान, युवा, महिला और नौकरी पेशा के लिए बजट में क्या घोषणा हो सकती है, आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार जीएसटी की दरों में कुछ कटौती करेगी। जैसे बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिस पे 28% की जीएसटी लगा रखी है सरकार ने, लेकिन वो अब लग्जरी कैटेगरी में नहीं रहे। इस साल गर्मी का अगर हम तापमान देखते हैं 50 डिग्री तक तापमान छू गया, और एसी जैसा बेसिक प्रोडक्ट जो अब हर घर की ज़रूरत है उस पर सरकार 28% जीएसटी लागू करती है। तो सरकारों को जीएसटी में कमी लानी चाहिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स का जो जीएसटी दर है वो कम होनी चाहिए। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बजट के अंदर हमेशा की तरह से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। रिलीफ इस सेंस में कि जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत नॉर्मल कर दिया, बहुत ठीक है, लेकिन ओल्ड स्कीम के तहत बहुत हैवी टैक्स है 20% और उसके बाद 30। थोड़ा सा रिलीफ इसमें मिल सकता है। 20 को 15 किया जा सकता है, 30 को 25 किया जा सकता है। एक मेजर चेंज की जो ज़रूरत है वो ये, पार्टनरशिप फर्म में 30% टैक्स लगता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में 25% लगता है। पार्टनरशिप फर्म एक आम आदमी बहुत छोटे स्केल पर तैयार करता है, जब 2 दोस्त या 2 भाई कोई भी मिलकर काम करते हैं, उसमें टैक्स 30% का कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं कि लंबी टाइम की पॉलिसियाँ बनाई जाएं, इनकम टैक्स में छूट मिले, अधिकारियों की दखलंदाजी व्यापार में कम से कम हो, ताकि व्यापारी सुचारू रूप से अपना व्यापार कर सके। कुछ चीज़ें अभी जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के दायरे से बाहर की हुई है वो जीएसटी के दायरे में होनी चाहिए, और जीएसटी के जितने स्लैब हैं उनको मिनिमाइज करें, तभी इस जीएसटी का अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा। हम बजट को लेकर ये चाहते हैं व्यापारी होने के नाते कि बजट का जो स्लैब है वो तो बिल्कुल सही है 7 लाख रुपए का, लेकिन जो बजट में टैक्स या और कुछ है वो जो सरकार हर बार चेंजमेंट करती है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो एक ही टैक्स रहना चाहिए। इससे व्यापारी लोग भ्रमित रहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सर, आने वाला बजट आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी। अब जो फिलहाल जो टैक्स की स्लैब है वो कई दिन से जो है सेम है, तो इसमें आगे आने वाले बजट में सुधार होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 के बजाय 1 लाख रुपये होनी चाहिए। आने वाला जो बजट है उसके अंदर काफ़ी उम्मीदें हैं पब्लिक को। महंगाई कम होएगी और जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना बढ़िया कोई बजट लाएगी। मेरे को आने वाले बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो बढ़ती हुई महंगाइयाँ है इन्हें थोड़ा सा कम किया जाए, जीएसटी के रेट कम किए जाए, क्योंकि आजकल सब्जियाँ जो लगभग 3 गुनी दामों पे हो चुकी है। गरीब आदमी का जीना बहुत ही दुर्भर हो चुका है। किसानों के लिए जैसे देखा जाए तो किसान बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल पर निर्भर होता है किसान, डीजल पे खासकर, तो उसके रेट वगैरह ठीक कम करने चाहिए।
और किसानों को आमदनी का भी कोई ना कोई स्रोत स्पेशल बनाना चाहिए, जिससे किसान अपने आप को ऊपर अग्रसर हो सकें और अपने आप को ऊपर लेके आ सकें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूँ कि इस विकसित भारत अमृत काल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सड़क हादसों में ना गौवंशों की बहुत मौत हो रही है करनाल की सड़कों पर, तो गौशालाओं को लिए कुछ किया जाएगा? कर रहे हैं हमने 400 बता दिया ना मैं पहले, 10 साल पहले बनी थी। अब तो जो जैसे पहले बजट आते रहे वही आएगा। महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी को मार पड़ेगी, बता दो दिया था। किसानों के लिए क्या होना, किसान तो इन्होंने वायदा किया था 2022 तक अब आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं, लागत दुगनी से ज़्यादा कर दी। डीजल क्या भाव था, आज क्या भाव है 14 में। कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। लेकिन फसल में कीमत में तो वृद्धि नहीं हुई, एमएसपी तो नहीं बढ़ा ना गेहूं का। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय कराएं। उसके बाद आज हम बजट को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ हैं। रावल साहब आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हंडा हैं। हंडा साहब आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेता हैं। रजत जी आपका स्वागत है। और गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन से अध्यक्ष जगन्नाथ मंगला हैं हमारे साथ। मंगला जी आपका स्वागत है। और ध्रुव कुमार अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ हैं। ध्रुव कुमार जी आपका स्वागत है। ध्रुव कुमार जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं सर। इस बार के बजट को लेकर सभी अलग अलग सेक्टर्स के लोग अपने अपने हिसाब से उम्मीदें लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ध्रुव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ध्रुव कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। जी सर, मैं चाहता हूं बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, हमको पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय मंदी छाई हुई है और हम लोगों को तेज इकोनॉमी चाहिए और साथ ही साथ 2047 विकसित भारत का मिशन है प्रधानमंत्री का। तो इस समय डिमांड बढ़ाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली गांव में और लोअर मिडिल क्लास में। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जो स्लैब बढ़ाए जाए इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स में जो ओल्ड स्लैब है 2.5 लाख वाला, वो कम से कम 4 लाख किया जाए और ये जो न्यू स्लैब है ये कम से कम 5 लाख किया जाए जी। और साथ ही साथ जो हाउसिंग, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी जो लिमिट है, एनसीआर वगैरह में जो है फ्लैट की कीमत काफी ज्यादा है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो कम से कम उसकी लिमिट 75 लाख किया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कम से कम 2 लाख किया जाए, क्योंकि जो सैलरी वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत आती है। साथ ही साथ जो ओल्ड स्कीम, जो 15 लाख से ज्यादा जिनकी सैलरी है वो जनरली ओल्ड स्कीम में आते हैं जी, तो उनके लिए एक 15 से 18 लाख या 15 से 20 लाख का एक नया स्लैब तैयार किया जाए। और साथ ही साथ ये जो 24B के अंदर जो डिडक्शन मिलती है रीपेमेंट ऑफ द जी, वो अभी भी कोई 2 लाख रुपए तक है, उसकी लिमिट कम से कम 3 लाख या हो सके तो 4 लाख की जाए, क्योंकि हाउसिंग लोन की कीमत बढ़ चुकी है, लोन की अमाउंट बढ़ चुकी है और इंस्टॉलमेंट बढ़ चुकी है। तभी उसका कोई उसी से हाउसिंग सेक्टर एक्टिव होगा और उससे डिमांड जनरेट होगी। ठीक है। तो इस समय डिमांड जनरेट होने की बहुत और आशा है कि इकोसिस्टम पूरा जो है विलेज का, रूरल का, वो उससे ही साथ में आए। और मैं ये भी चाहूंगा जो डेयरी है जी, डेयरी को कर मुक्त किया जाए, क्योंकि डेयरी
को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि डेयरी के केस में क्या होता है कि भैंसों पे डेप्रिसिएशन तो मिलता नहीं, ना गायों पे डेप्रिसिएशन मिलता, तो उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। और जिनने लोन लेके डेयरी वगैरह लगाई हुई है ना, तो उनको वाइट में इनकम चाहिए, तो उस वजह से डेयरी बड़ी नहीं हो। ठीक है, जगन्नाथ मंगला जी, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह की और मांगे हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बजट पे क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की जी, उसके बारे में आपने पूछा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो उद्योग हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के जो उद्योग लगे हुए हैं, सारी आर्थिक मजबूती के लिए ये जरूरी है कि इस सेक्टर को मजबूत किया जाए। ये सेक्टर में हमेशा ही अभाव रहा इस बात का टैक्सेशन के बारे में कि उनको ज्यादा से ज्यादा रियायतें दी जाएं, और हर बार हम बजट में ये उम्मीद करते हैं कि इन सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से और वित्त मंत्री द्वारा कोई ना कोई राहत प्रदान की जाएगी जी। लेकिन देखा गया है कि विशेष तौर पर इस सेक्टर को बहुत ज्यादा उन्होंने रियायतें नहीं दी गई। अगर मैं बात करूं चीन और जर्मन की, वहां आप देखिएगा, अभी मेरे मित्र मिले थे, 1 हफ्ते के अंदर उनको लैंड उपलब्ध हो गई और उनको बैंक से भी अकाउंट उनका ओपन हो गया। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है वो हमारी भारत सरकार को लानी पड़ेगी जी। दूसरा, जो लैंड हमारे यहाँ बड़ी कॉस्टली है, इसके लिए हमारे जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, आज नए युवा पढ़ लिख कर आते हैं, रोजगार के अवसर सरकार के पास नहीं है, लेकिन उनको अवसर प्रदान करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल हेल्प हो। और फाइनेंशियल हेल्प कैसे हो कि बिना इंटरेस्ट के उनको लोन उपलब्ध होना चाहिए, लैंड उनकी सस्ती कीमत पर मिलनी चाहिए, तभी वो अपना भी रोजगार करेंगे और बल्कि और 10-20 लोगों को भी रोजगार देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, जो क्लस्टर है, वो क्लस्टर, हर इंडस्ट्री का क्लस्टर वो बहुत जरूरी है। अभी हमारे भारतवर्ष में त्रिपुर में ही क्लस्टर का प्रोविजन है, यहाँ पर सप्लाई चेन एक ही है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम अभी नहीं है जो बनना चाहिए। और बजट में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का ऐलान सरकार की तरफ से वित्त मंत्री के द्वारा होना चाहिए। दूसरा, जो श्रम कानून है, 5 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी कि किसी तरीके से लेबर लॉ जो है ना, उनका सरलीकरण होना चाहिए। आज जो हमारे विदेशों से जो निवेश करना चाहते हैं, वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर निवेश करने में उनको दिखते हैं, और ये जब तक हम उसका सरलीकरण नहीं करेंगे या उस संहिता को ठीक तरीके से इंडस्ट्रीज को उनको सहायक नहीं होंगे, तब तक हमारे निवेशक ये उम्मीद करते हैं कि भाई हम यहाँ भारतवर्ष में लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ फैसिलिटी की जरूरत है, सरलीकरण कानून की जरूरत है, और वो तभी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस है वो कम से कम हो, और उस कम से कम प्राइस में वो अपना प्रोडक्ट बना सके। उसके लिए सरकार को इसमें जरूर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एमएसएमई के बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूँ कि हमारे करोड़ों लोगों को रोजगार इस सेक्टर ने दे रखा है, और आने वाले समय में जो हमारे रोजगार के अवसर हों वो तभी हो पाएंगे जब ये हमारे बजट में किसी विशेष तौर पर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिससे हमारे युवा इंडस्ट्री लगा सके, उनको लैंड बहुत ही सस्ते दामों पर मिले और इंटरेस्ट फ्री उनको वित्तीय सहायता हो, तभी हमारे देश में तरक्की होगी और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। कमल हांडा जी, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर पर विपक्ष में होने के नाते आप लोग जनता के मुद्दों को उठाते हैं, समझते भी हैं, तो किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं बजट से? सर, कुड आई नो योर नेम प्लीज? मैं पराग बोल रहा हूँ, पराग गुप्ता। अच्छा, पराग गुप्ता। पराग जी, आपका नमस्कार, सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। क्या लेना देना है इनका देश की भलाई से, जो बजट लेकर आएंगे? अभी क्या लेना देना है इनका देश की भलाई से, जो भरते हैं अपनी जेबें जनता को लूट कर और झूठ की कमाई से। और एक चीज कहना चाहूंगी, हम जो बचा बचा के रखते रहे एक एक पाई,
हम जो बचा बचा के रखते रहे एक एक पाई, कंगाल होकर आखिर अपनी बचत से निकले इनकी जो महंगाई के चलते। तो सर हमें जो है, आप उम्मीद की बात करें, हम इनकी उम्मीद, हमें कुछ भी उम्मीद नहीं है, जीरो उम्मीद है। क्योंकि मैं आपको कुछ बता दूंगी। मैं सबसे बड़ी बात, देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो 55 लाख करोड़ हुआ करता था टिल 2014, जो कि बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया है। और उसकी किस्तें चुकाने में भी कुछ पैसा जाता होगा। और ये बनाएंगे क्या इन्होंने? बजट में भी जनता के लिए कुछ नहीं रखा और अभी वाले बजट में भी ये कुछ नहीं रखेंगे। किसानों की एमएसपी पर तो इन्होंने कानून बनाया नहीं, वायदे पर ये लोग आए थे, उस पर भी कुछ नहीं कहा। अभी आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि गेहूं पर तो एमएसपी नहीं बढ़ा, जो कि सबकी बेसिक नीड है, पूरे देश की नहीं, विश्व की भी बेसिक नीड है गेहूं। हम लोग अनाज के बिना तो रह नहीं सकते ना जी। तो और हर चीज मतलब जिसे कहते हैं फर्जी होगी इनकी, ये मैं आपको बता दूं, कहानियां ही कहानियां होंगी, घोषणाएं ही होंगी। जैसे 15 लाख सबके खाते में आने थे, और जैसे 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलनी थी, जैसे कि किसानों की आय डबल होनी थी। तो हमारे वो हुड्डा साहब ने बता दिया कि उनकी लागत दुगनी होगी। यहाँ तक कि इन्होंने यूरिया भी चोरी कर ली 10 किलो किसानों के कट्टे से, जो हमारे टाइम में 400 रुपए में 50 किलो मिलता था, उन्होंने 1450 का 40 किलो कर दिया है। ठीक है जी। और रोजगार की बात आप करते हैं, अग्निवीर योजना ला करते इन्होंने देश के युवा, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, आने वाले हमारे जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये नारे चलते थे, आज के बच्चे कल के नेता। ठीक है। तो अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने देश का भविष्य का और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का भी काम किया। एमएसएमई के बारे में आपने कहा, जो रोजगार वाकई में देता था, तो चाहे वो दुकानदार हो 2-3 लोगों को देगा, छोटा सा किसी का सेटअप होगा वो भी 4-5 लोगों को रोजगार देगा। लेकिन इन्होंने जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर ऐसा सत्यानाश किया कि हरियाणा में 50% उद्योग खत्म कर दिए, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो। और 8 लाख बिलियनर्स दे लेफ्ट द कंट्री, जो कि मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 1 करोड़ लोगों को तो रोजगार दे ही सकते थे। और इनकी सरकार ने जो रोजगार दिया है सिर्फ 9.5 लाख को, उसमें से भी 5 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। और मैं कुछ कहना चाहूंगी, बीएसएनएल इन्होंने बंद कर दिया, और एयरपोर्ट, रेलवे, प्राइवेट, मतलब हर चीज इन्होंने जब बेचने का काम किया। 50 लाख करोड़ के, 1 मिनट सुनिए, विदुर रावल जी आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा सबका। वेट कर लीजिए, बहुत पेशेंट होते हैं आप पीछे मत बोलिए, फिर मैं भी बोलूंगी विदुर रावल जी। ठीक है, चलिए विदुर रावल जी मैं आऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक कमेंट रजत जी से पहले ले लूं, फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा सबका। मेरे पास भी पेन पेपर है, ठीक है, आऊंगा एक एक करके प्लीज। रावल साहब आऊंगा, आप बोलिएगा सर, आपको पूरा मौका दूंगा, सबका जवाब देंगे ना आपको। देखिए मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कौन सा वर्ड मेरे से मिस हो गया, ठीक है, मैं क्षमापूर्वक पूछ रहा हूँ। अरे भाई इंतजार कर लो, पेशेंस नहीं है। ठीक है, प्लीज नहीं, एक एक करके रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, देखिए ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा रुकना होगा प्लीज, एक एक करके। विदुर रावल साहब मैं आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा सबका, आपको पूरा समय दूंगा मैं सबका जवाब देने के लिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बीएसएल ने, सुनिए, ठीक है कमल जी कंक्लूड करिए फटाफट। हाँ जी मैं कर रही हूँ। 50 लाख करोड़ के हमारे जो पीएसयू, जो हमारे बुजुर्गों के, हमारे लोगों के टैक्सेस से बने थे, इन्होंने महज इनके आका ने 16,000 करोड़ में बेचने का काम किया, जिसमें से पता नहीं हजारों लाखों लोगों की नौकरियां लगी हुई थी बीएसएनएल में, उसको भी आपने बेच दिया। ठीक है, चलिए अब मैं अगली बारी पर आऊंगा, अगली बारी पर आऊंगा। खाली घोषणाएं हैं। कमल जी थोड़ा सा बचा कर रखिए अगली बारी के लिए, भी बहुत समय पड़ा है अभी, कमल जी बहुत समय पड़ा है अगली बारी के लिए। ठीक है रजत जी, इतनी निराशा, ठीक है रजत जी, इतनी निराशा क्यों है विपक्ष को अभी से? अभी तो बजट आया भी नहीं है, उससे पहले ही निराशा जाहिर कर दी है रजत जी। नहीं, निराशा तो मैंने तो अभी तक कोई निराशा जाहिर नहीं करी। कमल जी तो कह रही हैं कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो देखिए जब तक पहले बजट आ जाए, और बजट बेसिकली होता क्या है, बजट क्या है कि आपको ऊपर सरकार क्या बोझ, अब नया अतिरिक्त बोझ डालेगी, और सरकार जनता की जेब से और क्या निकालेगी। राहत तो देखिए जो कुछ आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उसके आधार के ऊपर ही बात करना ठीक रहता है। देखिए हेल्दी, जो भी हेल्दी इकोनॉमी होएगी, हेल्दी इकोनॉमी के लिए जो आपकी मिडिल क्लास की जो खर्चने की कैपेसिटी है, जो मिडिल क्लास के पास पैसा है, वो जरूर होना चाहिए। आपके कोई बीच में कोई पैनलिस्ट हैं, वो बीच में कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, एक बार उनकी आवाज बंद कराइए। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज म्यूट कर लें अभी जो लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, वो लगता है पर्सनल बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पराग जी सुनिश्चित कराइए बीच में डिस्टर्बेंस ना हो।
कोई फोन पे प्लीज बात मैं कर रहे हैं, निवेदन मुझे लगता करूंगा है- जो भी पैनलिस्ट हैं म्यूट कर लें खुद को, जो नहीं बोल रहे हैं अभी। रजत जी आप कंप्लीट करिए। ठीक है, जो हेल्दी इकोनॉमी है उसके पास उसका एक जीता जागता जो पूरे विश्व में सबको पता है जो इकोनॉमिस्ट है, जो आपकी मिडिल क्लास है, किसान है, खर्चने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए, तभी उस देश की जो इकोनॉमी है वो हेल्दी तरीके से चलती है। अभी होना तो क्या चाहिए कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांटो, लेकिन यहाँ अमीरों से लिया तो जा रहा है चंदे के रूप में, लेकिन सारा बोझ जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर डाला जा रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैं एक आंकड़ा दूंगा कि 2018 से 2023 तक का, और उसका मैं आपको टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा दूंगा। मैं 2018 और 19 का आंकड़ा बताऊंगा पहले, उसके बाद सीधा 22-23 पे आते हैं। जो इंडिविजुअल टैक्स का पैसा है वो 4 लाख लगभग 73,179 करोड़ जो है वो टैक्स वसूला गया इंडिविजुअल से, जो कि जिसमें हम सारे सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास आते हैं। और 2022-23 में वो लगभग दुगना हो गया, वो 4 लाख करोड़ से सीधा 8,33,307 करोड़ हो गया। यानी कि उसमें 76% का जो है वो इंक्रीज आया, आपसे हमसे जो भी है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 2018-19 में 6,63,572 करोड़ था, जो कि 2022-23 के अंदर 8,25,834 करोड़ हो गया। उसमें इजाफा आया यानी मात्र 24% का, यानी मिडिल क्लास से तो लगभग दुगना हो गया। और जो है टैक्स की वसूली, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो है टैक्स की वसूली में मात्र 2 लाख करोड़ का इंक्रीज आया, और लगभग 6 लाख करोड़ का जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स में सब्सिडी भी दी गई। और जो बिजनेसमैन है वो बड़ा सरकार की तरफ से भी उनको बहुत रियायतें दी जाती हैं। लगभग 14 लाख पौने 15 लाख करोड़ का उनका जो है टैक्स माफ कर दिया, और वो भी सरकार ने किया बट्टे खाते में डाल के, और वो भी उसका एक टाइम फ्रेम पीरियड है, उसके बीच में अगर रिकवर कर लिया ठीक है तो रिकवर कर लिया, उसके बाद आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। ये भी एक लॉ है, वो विद इन एक स्टिपुलेटेड फ्रेम ऑफ टाइम अगर आप उसकी रिकवरी सरकार कर ली तो उसके बाद सरकार रिकवरी उसकी नहीं कर सकती। ये लॉ ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये थोड़ा गूगल करें, पढ़े इसके बारे में तो उनको जानकारी अच्छी होगी। तो देखिए अब बात आ गई किसान के ऊपर। अभी इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहे थे एक पैनलिस्ट, तो देखिए इंटरेस्ट फ्री लोन की तो किसानों को नहीं मिल रहा। 100 कंडीशंस आज की डेट के अंदर। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो आप देखिए उस पर जीएसटी क्या है, हेलीकॉप्टर लेने जाएंगे तो मात्र 3% है उसके ऊपर। तो अब आप कोई 2 पहिया व्हीकल लेगा कोई गरीब व्यक्ति, वो 28% देगा, हेलीकॉप्टर में मात्र 5%। देखिए अब बात आ रही है कि अब हर चीज के ऊपर, दूध दही के ऊपर कभी पहले नहीं था, एजुकेशन के ऊपर नहीं था, ठीक है। तो अगर ऐसे जीएसटी देना पड़ेगा ठीक है, तो फिर और मिडिल क्लास के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा इस सरकार ने कमर तोड़ दी है। मैंने आपको आंकड़ों के साथ समझाया, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। अब सारी बात ये है कि अमीर और अमीर हो रहा है। कुछ चंद प्रतिशत लोगों के पास देश की सारी संपत्ति मतलब अमीर हो रहे हैं वो, और जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो अब जीएसटी की दरें ले लीजिए, चाहे उसकी ईएमआई ले लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल ले लीजिए, चाहे अन्य कारण ले लीजिए, उसकी कमाई से आज उसका खर्चा ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति ने, अगर हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, चाहे क्रेडिट कार्ड के रूप में है, चाहे घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई, कुछ भी है। तो आज चाहे सोना ले लीजिए, सोने से लेकर हर चीज जो है आज एक आम व्यक्ति की रीच से, पहुंच से बाहर जा रही है। वो केवल कमा रहा है, सिर्फ केवल कमा रहा है अपने बिल कुल और मिलाकर आप टैक्सेस ये कह रहे भरने हैं कि बोझ ज्यादा बढ़ रहा है, बोझ कम होने के बजाय। ये चीज का सरकार से हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, निराश नहीं हो रहे, आशा रखते हैं कि हो सकता है ये मिडिल क्लास के ऊपर थोड़ा तरस खाए और उनसे चलिए। मैं विदु रावल जी ने वसूली सारे पॉइंट नोट करके रखे हैं, बीच में प्रतिक्रिया देना भी चाह रहे थे। रावल साहब मैं चाहूंगा आप दें सबका जवाब, आपको पूरा समय है। प्रयाग जी, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और मैं उसीलिए चाहता था, आप मेरी बात सुन। कमल हांडा जी ने एक कोई चीज कही थी, वो वर्ड में नहीं कैच हुआ था। मैं वो केवल कमल हांडा जी से वो वर्ड पूछ रहा था, वो क्या बोल गई, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया था।
खैर कोई बात नहीं, डिबेटिंग ऐसा ही होती है। खैर देखिए, मुझे बहुत इको आ रही है, अगर इस इको को फिक्स कर दें तो बात करना बहुत आसान है। मैं इसको ठीक कराता हूँ सर। ठीक। देखिए, बजट जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है, लगातार हमारा ये 11वां बजट होने वाला है। माफी चाहूंगा, बल्कि 12वां होने वाला है, क्योंकि इंटरिम बजट रहने वाला है ये। अगर जो इंटरिम बजट्स के बाद जो फुल बजट को भी अगर जोड़ लें, फुल बजट के तौर पर जो है ये हमारा 10वां बजट है। वैसे 12 बजट हो जाएंगे। सभी बजट्स में हमने शासन, विकास और निष्पादन जो है उस पर फोकस रखा है। मोदी जी ने जिस प्रकार से पहले दिन से ही सबका साथ सबके विकास को मंत्र बनाकर इस देश के अंदर शासन किया है, उसी तरह हमारा समावेशी विकास को आज प्राचीर लिख रहा है। जब इतनी लंबी समय तक अन्य विपक्षी हमारे प्रवक्ता बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गर्त में है। इसलिए मुझे कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखने पड़ेंगे जिससे लगेगा कि ये सब जो बात बोल रहे थे फर्जी। पहली बात तो ये देश जो है उत्सव धर्मी है, ये देश उत्साहजनक, ये देश आशावादी। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, उनके सारे बोल जो आपने दिखाए वो सभी निराशावादी थे। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कोई बीच में शायद बोल रहा है, मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। भूपेंद्र हुड्डा के जो निराशावादी बोल हैं वो मतलब समझ से परे थे कि वो अभी बजट आने से पहले इतने निराश क्यों हैं। ये देश तो आशा ढूंढता है, आशा की किरण ढूंढता है। सुबह जब सूर्य उगता है वो भी एक नई आशा लेकर आता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है इसलिए शायद वो निराशावादी है। उनकी प्रवक्ता ने कंगाल शब्द का उपयोग किया। कंगाल के बारे में भी पता होना चाहिए। कब इस देश के अंदर कांग्रेस सरकारों के दौरान देश को सोना गिरवी रखना पड़ा और आज सरकार देश के आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा। दुनिया का जो है ग्रोथ भारत, दुनिया भारत सब देख रही है। एक आपने इकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं बताया किस प्रकार से निराशावादी माहौल तो पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत को देख रहे हैं उस निराशावादी माहौल से बाहर निकालने का, क्योंकि केवल भारत का सितारा है। और मैं आंकड़े के साथ बताता हूँ कि किस प्रकार भारत जो ग्रोथ प्रोडक्शन थी वो 5.8% रेट की गई थी, लेकिन अब आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो 6.5 से लेकर 7% तक दिखा रहा है। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं। ये 7% की ग्रोथ दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी इकोनॉमी हमारे आसपास भी नहीं छू रही। कोई हो तो उसका जरूर नाम बता दें, कोई अगर जब अपना समय मिलेगा बता देना इसका नाम, जिसकी 5% भी हमारे इकोनॉमिक साइज का और 5% भी 7% छू रहे। खैर, फिर एक वही रटा हुआ गाना, सब कुछ बेच दिया। अरे भाई ऐसा नहीं हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री आपके समय भी थी, हमारे समय भी थी, अटल जी के समय भी थी, उससे पहले भी रही। अब वो मिनिस्ट्री किस लिए होती? डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का क्या काम? लेकिन हम जो है आज अपने किस प्रकार से हमने अपनी जो PSUs है उनको सुदृढ़ किया है। मैं जल्दी से इस बात पर भी जो इतराज जताकर अपनी बात आगे रखता हूँ। किस प्रकार से हमारे इनेलो के साथी ने बजट की डेफिनेशन जो है वो ये दी कि ये सरकारें बोझ डालने के लिए बजट लेकर आती हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये देखने वाली बात होगी जेब से क्या क्या निकाला जाए। ये काफी हद तक एक सुंदर चित्रण देता है कि देश के अंदर हमारे विपक्ष की मनोस्थिति क्या है। ये निराशावादी ही हैं और निराश इन्हें जनता ने किया है, लगातार चुनाव में हरा कर निराशा के पायदान पर खड़ा कर दिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले और बाद के करना कंपेयर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बोरियां भर भर के झूठ बोला गया है। मुझे लगता नहीं सभी झूठ पर रिस्पॉन्ड करने का आप टाइम दे पाएंगे। मैं इतना जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सेवा का अवसर दिया गया था, तब भारत 11वें नंबर की GDP था, 11वें नंबर का हमारा इकोनॉमिक साइज था। आज हम 5वें नंबर पर। यह हार्ड फैक्ट। आप 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने मार्च में जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद अगर हमारे अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो कभी जाकर 2044 में हम कभी 5वें नंबर पर पहुंच सकते हैं। माफी चाहूंगा उन मनमोहन सिंह जी से, अर्थशास्त्री थे, आज हम 2022 में ही पहुंच गए थे। अब तो हम और स्पीड से अगले 3 साल में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं। हम फ्रेजाइल 5 में माने गए थे। मूडीज की रेटिंग हमें फ्रेजाइल 5 में कहती है, आज वो हमें ग्रोथ इंजन कह रही है। मुझे जानना चाहूंगा कांग्रेस के शासनकाल में कितने गरीब जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। या संतुलित विकास की भी बात करते हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 25 करोड़ 10 लाख लोग जो है
पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। और एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो बहुआयामी पॉवर्टी है, वो तो 25 करोड़ 10 लाख है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो 1% से नीचे चली गई। हम जब बात करते हैं एक के बाद एक, बजट के ऊपर इन्होंने कर्ज की बात भी करी। आज जब दुनिया भर के अंदर जो है बजट टू डेप्थ रेशियो पर डेप्थ रेशियो की बात होती है, तो हिंदुस्तान सबसे बेहतर कर रहा है। आज हमारा जो है बजट टू डेप्थ रेशियो जो है 58.7% है, जबकि हमारे सामने यूएसए का कितना है, 221%। चाइना का कितना है, चाइना तो कांग्रेस की फेवरेट देश है ना, उनके साथ गुपचुप जाकर एमओयू साइन करके रहते हैं, 82%। हमारा 58%, उनका 82%। जापान का 800%। कोई भी एक बड़ी इकोनॉमी हमसे बेहतर नहीं इसमें कर रही, हम सबसे बेहतर कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में हम शाइनिंग स्टार के तौर पर खड़े हैं। हालांकि हमारा निराशाजनक जो हमारा निराशावादी जो विपक्ष है वो इस चीज को नहीं दे सकता। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, हम ये भी हमें देखना चाहिए कि हमसे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने किस प्रकार से इस देश का दोहन किया घोटालों करके। आज जब बिना घोटाले की सरकारें बनती हैं तो किस प्रकार से हम बेहतर कर पाते हैं, इस पर जो है विचार कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर बजट, अभी किसान को लेकर बड़ी बात कर रहे थे लोग, जब हम शासन में आए थे तब आखिरी बजट जो कांग्रेस कर दी गई थी एग्रीकल्चर के लिए, कृषि का बजट जो था वो 25,000 करोड़ का था। अभी जो हमने इंटरिम बजट लिया था 3-4 महीने पहले, वो मोदी की सरकार में उससे 5 गुना बढ़ गया, 1,27,000 के करीब। रेलवे बजट आप जो है, आप तो रेलवे का अलग से बजट, क्या झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथ लाके क्या चलेगा। यूपीए के शासनकाल में 45,000 करोड़ रुपए का आखिरी ये रेलवे का बजट देखे थे। इंतरिम बजट कितना था, 2,50,000 करोड़ से अधिक, यानी इनसे 5 गुना से भी अधिक। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सबसे बड़ा जो एक उपलब्धि है मोदी सरकार की, वो ये है कि किस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस और स्टेबल ग्रोथ किया इस देश को। इस देश के हाईवे जो है ऑल टाइम हाई पर है। तभी तो किस प्रकार से आज हम देखते हैं कि 70,000 किलोमीटर के हाईवे हमने पिछले 10 साल में बना दिए। पूरे देश के अंदर पिछले 7 जो हमारे शासन से पहले के 7 साल जो थे, उसमें केवल और केवल 53,000 किलोमीटर हाईवे, और उसमें 70,000 किलोमीटर के नए हाईवे हमने केवल 10 साल में जोड़ दिए। किस प्रकार से हमारे शासन से पहले देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन जो थी रेलवे की, वो केवल 35,000 किलोमीटर तक थी, हमने उसमें 45,000 किलोमीटर और जोड़ दी। यानी जितना 60 साल में किया उससे अधिक केवल 10 साल में करके दिखा दिया हमने। ये एक हार्ड रियलिटी है। एक चीज और, मैं विद्रोह रावल जी, मंगला साहब ने जो बातें कही लैंड को लेकर, ताकि व्यापारिक तौर पर फायदा हो व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को, तो उस पर भी मैं चाहूंगा आप जवाब दें। हाँ, देखिए, बड़ा जरूरी उन्होंने कहा, इस देश के अंदर बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं। अभी लैंड एक्विजिशन एक ऐसा मामला है जो बड़ा संवेदनशील है। हमारा विपक्ष जो एक तरफ जो है सस्ती लैंड जो है हमारे व्यापारियों को मुहैया करवाने को कहता है, वहीं पर जाकर किसानों को भड़काता है जब उनकी जमीन जाती है। लेकिन अभी हमारा जो बहुत संतुलित जो है लैंड एक्विजिशन हमारा जो कानून है, जमीनों का अधिग्रहण कानून जो है, जमीन अधिग्रहण कानून, उसके तहत जो है एक बड़े स्केल में हम कोऑपरेट के स्तरों पर लेकर आए हैं। और इसीलिए मैं जो है आज जब आपसे बात करता हूँ तो मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑल टाइम हाई है। जो इस समय मैन्युफैक्चरिंग है ऑल टाइम हाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर अगर खरीदे गए तो पिछले महीने जो है भारत के अंदर खरीदे गए। मैं जल्दी से पूरा कर रहा हूँ। आप भी बहुत इन्होंने सवाल खड़े किए थे, उन पर तो सवालों पर भी मैं नहीं किया हूँ, मैं तो केवल अपनी बात रखता हूँ। डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर बैठे हुए हैं। पूरे 60 साल में 4200 करोड़ रुपए का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट, 4,000, इनसे 25 गुना ज्यादा, 250% ज्यादा हम डिफेंस एक्सपोर्ट करके बैठे हुए। यह हार्ड फैक्ट है जो चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगते। टैक्स स्लैब की बात करें, 2.5 लाख रुपए का ये टैक्स स्लैब छोड़ कर गए थे जो नॉन टैक्सेबल इनकम है, आज वो बढ़कर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तो हो गई है। इस प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शन, इनके समय के वित्त मंत्री कहते थे अरे रेडी फड़ी वाले के पास वो कैसे बेचेगा, अरे गांव के अंदर तो इंटरनेट ही है। ना केवल डिजिटल इंडिया के माध्यम से दुनिया में सबसे तेज बढ़ते हमने डिजिटल नेटवर्क शुरू किया, इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर में भी हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आज खड़े हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन आज दुनिया में
100 अगर ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें 42 ट्रांजेक्शन भारत के अंदर होती है। ठीक है। भारत के दूरस्थ स्थान पर रेडी और पड़ी वाले जो है आपसे सब्जी खरीदने के बाद आपके सामने जब यूपीआई आपको कार्ड दिखाते हैं तो वो, और केवल यही नहीं, विदेशियों ने हमारे यूपीआई को, भारत के यूपीआई को जो हमारा भीम है उसको एक्सेप्ट करने लगे। और एक के बाद एक चीजें आई। मैं जल्दी से एक दो चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद अगले सेगमेंट में बात करूँ। आज सबसे ज्यादा अगर इस प्रकार की स्थिति होती जैसे हमारे विपक्षी साथी बता रहे हैं कि बड़ी निराशा हो रही, तो आज तक के इतिहास में हमारा जो नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेइज है वो इतने बड़े स्केल में कैसे बढ़ गई। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हो रही है, यानी कंजम्पशन डाटा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा है तभी तो स्पेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जीएसटी बहुत ज्यादा है। और मैं इसलिए भी हैरान हुआ कि किसी शायद एक्सपर्ट ने भी जीएसटी का जिक्र किया। अरे भाई, जीएसटी जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में बना हुआ सिस्टम है, वो जीएसटी काउंसिल तय करता है। बजट में जीएसटी कम ज्यादा नहीं होता। खैर, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूँ क्योंकि समय काफी हो रहा है। पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भारत पिछले 41 साल में सबसे बेहतर कर रहा है एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में, यानी बेरोजगारी पर चोट करने के मामले में। ये कब है? जब पूरी दुनिया दो समस्याओं से घिरी हुई है। पूरी दुनिया महंगाई दर से जूझ रही है और भारत में पिछले 40 साल का, अटल जी के शासनकाल की बात करूं, 20 साल का सबसे कम महंगाई दर के, अटल जी के सरकार जाने के बाद सबसे कम महंगाई दर अब है 5%। और ग्रोथ जो है हमारी 7%। ठीक है, खत्म कर रहा हूं। हमारे समय 5.5% महंगाई दर, इनके समय 18% अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के समय। और यह आईना दिखाते हैं पीरियोडिक लेबर सर्वे कि सबसे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अब, और ये बेरोजगारी पर जिस प्रकार से छाती कूटते हैं, चुड़िया कूटते हैं, किस प्रकार से इनके समय जो है हम और आप जो है इस देश के अंदर कहते थे, मनमोहन सिंह कह गए थे 10 सितंबर 2010 को पैसे पेड़ पर नहीं लगते, लेकिन मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार देश में छुट्टी की और पैसे पेड़ पर भी लगने लग गए, हाईवेज बनने लग गए, लोगों के 55 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं, 17 करोड़ नए गैस कनेक्शन। ठीक है सर, चल मैं इन चीजों पर और आऊंगा, दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा। एक रिएक्शन जगन्नाथ जी से मैं लेना चाह रहा हूं, फिर मैं हांडा जी आपके पास भी आ रहा हूं और अजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। जगन्नाथ जी, आपने बाकी प्रवक्ताओं को भी सुना जो विपक्ष में बैठे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, उन प्रवक्ताओं को भी आपने सुना, रावल साहब को। आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? और आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उनके मुताबिक इसको और आगे बढ़ाने का काम इस बजट में होगा? जगन्नाथ जी, आपको आवाज आ रही मेरी? सर अनम्यूट करिए खुद को, आप म्यूट हैं। अभी जो बात आ रही थी रोजगार की, पूरे देश में जी ये बात बड़े जोरों से चर्चा में है कि हिंदुस्तान में कैसे हम युवाओं को रोजगार दें। रोजगार देने के लिए कृषि सेक्टर के बाद सबसे नेक्स्ट नंबर आता है हमारे सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर का। जी, टेक्सटाइल सेक्टर में जो जी अभी बात हो रही थी कि 5% का जो आयात कर लगा हुआ है, ये पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। जी, तो हम ये एक तो बजट में ये उम्मीद करते हैं कि ये आयात शुल्क जो 5% का लगाया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर पे, ये बहुत बड़ा बोझ है जो इतने रोजगार लोगों को रोजगार देता है। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें कोई इंटेलिजेंट पढ़े लिखों की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक आम आदमी जो आम बच्चा है, आम जो युवा है, उसको रोजगार देने के लिए हमेशा वो सेक्टर तैयार रहता है। तो ऐसे सेक्टर को कम से कम हम ये बजट में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से, चाहे वो आयात कर है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और हमें उसको मदद करनी चाहिए। दूसरा, ये मैं मानता हूं कि अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में लैंड एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए एक लैंड बैंक बनाने की आवश्यकता है। प्लग एंड प्ले पॉलिसी हरियाणा सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से बनाई है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो अभी आज तक नहीं हुआ। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक हम आर्थिक दृष्टि से
मजबूत नहीं हो पाएंगे। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स ज्यादा जाएगा, टैक्स ज्यादा जाएगा तो रोजगार के अवसर भी बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं होगा, बजट में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी पैसा पास होता है, लेकिन चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है जगन्नाथ जी से। मैं जो बातें उन्होंने कही उनका जवाब लूंगा विदु जी से बाद में, लेकिन पहुंचने की सुविधा क्या है, वहां पर नेटवर्किंग का सिस्टम क्या है, तो ये चीजें अगर नहीं होंगी तो फिर हम इंडस्ट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये आर्थिक दृष्टि से अगर हमें भारत को मजबूत करना है तो इस सेक्टर में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी मेरे साथियों ने इनकम टैक्स की भी बात करी है, जीएसटी की भी बात करी है, और इसमें एक स्लैब का जीएसटी का एक स्लैब हो जाए तो सभी को इसमें फायदा होगा। आज 24% का या 28%। चलिए, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उसको लेकर मैं विदु रावल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कमल जी और अजय जी, हांडा जी आप बोलिए, अब रखिए अपनी बात। बहुत देर से आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, चूंकि बहुत सारी बातें जो आपने कही हैं उनके अपोजिट रावल साहब बता रहे थे कि हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसको आप लोग नकार क्यों रहे हैं? के जो प्रवक्ता हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी परोसना है, जो ये पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। ये हर चीज को नकारेंगे, हमें कहेंगे नेगेटिव, लेकिन एक मिनट सारे झूठ हैं। अरे 15 लाख बता दो, 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? सुनो, मैं बहुत सारे गिनाती हूँ। पराग जी इनको आप चुप अच्छा, एक करके रखिए। बोली थी डिबेट को खराब करते हैं हमेशा। आप वहाँ पे चुप रहिए, नोट डाउन। ठीक है, अच्छा सुन लीजिए, सुन लेते हैं ना कमल जी कहना क्या चाह रही है तो सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज नहीं, ये तरीका गलत है सर। प्लीज कमल जी और विदु रावल जी रुकिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। मैं विदु रावल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार सुन लेते हैं कमल जी क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक साथ तो समय खराब होगा ना सर, आपका भी, उनका भी, दर्शकों का भी। ठीक है, सुन लेते हैं ना वो क्या कहना चाह रही है, तो सुन लेते हैं। विदु रावल जी सुन लेते हैं ना वो क्या कहना चाह रही है, पर सुन तो ले प्लीज प्लीज। ठीक है, कमल जी रखिए अपनी बात। ठीक है, कमल जी बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करती हूँ सर। एक मिनट, आप ठीक है रावल साहब सुन तो ले प्लीज। झूठ बोलते रहे, सुना आपको, अब आप भी जरा सच सुनिए। कमल जी बोलिए, कमल जी रखिए अपनी बात, बताइए कौन से मुद्दे रखना चाह रही हैं, बोलिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अभी हमारे को बैठे हुए थे अर्थशास्त्री जी बैठे हुए थे, ध्रुव जी नाम है शायद उनका, वो कह रहे थे जीडीपी बढ़नी चाहिए। एक मिनट विदु रावल जी प्लीज रुक जाइए सर, ऐसे समय खराब हो रहा है। आप इनको मजबूर करिए, तो आप उनको मौका तो दें सर बोलने का, उनको मौका तो दीजिए ना बोलने का, उनको बोलने का मौका तो दीजिए सर। कुछ और बोल रही है। हाँ, कि यही प्रॉब्लम है, ये बोलने नहीं देते, इतनी मेहनत करके हम इनकी है प्रॉब्लम। देखिए विदु रावल जी, आपने पूरा समय लिया, वो इंतजार कर रहे थे, अब आपको भी सुनना होगा ना, प्लीज प्लीज। आप मौका देंगे तब तो वो बताएंगे क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन और कोई बात नहीं, ठीक है, खराब करते हैं डिबेट। ठीक है, कमल जी आप रखिए अपनी बात। कमल जी रखिए, मैं बता रही, कमल जी रखिए। हाँ जी, आप सब चुप रहिए, सुन लीजिए। अरे चुप तो होइए। विदु रावल जी, ये तरीका बहुत गलत है सर, प्लीज मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ, इसमें निवेदन है आपसे। विदु रावल जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, आप बार बार बीच में बोलेंगे तो वो नहीं बोल पाएंगे और ऐसे समय भी खराब होगा। आपको अगर जानना है कि वो क्या बोल रही हैं, आपने क्या झूठ बोला, तो उनको मौका तो देंगे ना सुनने का। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आप इनके पूरे वक्तव्य में मेरा एक झूठ पकड़ के। कमल जी बोलिए। बता रही हूँ मैं सर, मैं बारी बारी से सिलसिला थोड़ा शॉर्ट में रखिए कमल जी प्लीज। सर इनको आप इतना लंबा बोलने दिया, मुझे भी तो बोलने दीजिए ना, मुझे भी जवाब देने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहती थी, बड़ी सरप्राइजिंग, 4% डायमंड पर टैक्स है और पेट्रोल डीजल जो रोज की जरूरत है उस पर 100%, एक मिनट, यही मैंने 100% एक्साइज ड्यूटी लगाकर
जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल पर बैरल की बहुत चीप हो गया। हमारे टाइम पे $150 का पर बैरल हुआ करता था, फिर भी हमारा पेट्रोल का रेट जो है 62 से ऊपर नहीं गया। आपने किसानों को भी मजबूर कर दिया, आपने उनको पेट्रोल डीजल नहीं लेने दिया कि वो बेचारे फसल कहां से बोएंगे, ट्रैक्टर आपने महंगे कर दिए। आप किसानों के हितैषी नहीं है ना, आप जनता के हितैषी हैं। सिर्फ सत्ता और सत्ता के लालच है आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और एक बात और बताना चाहूंगी, पहले 25,000 रुपया हर बच्चा कर्ज लेकर पैदा होता था, इस टाइम 1,25,000 रुपया लेकर पैदा हो रहा है, जो देश पर कर्जा हो गया है और प्रदेश पर भी हो गया है। ठीक है, सबका साथ नहीं है सर, सब मित्रों का साथ है और जनता के साथ विश्वासघात है। जिनको 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, 15 लाख हर एक के खाते में आने थे, किसान की आय दुगनी कर ली थी। चलिए, ये इस पर बार-बार सवाल भी उठते हैं और जवाब भी दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा समय कम है, इसलिए कमल जी माफी चाहूंगा, मैं रजत जी से कमेंट लूंगा। सर मुझे 10 की 9 दीजिए, इन्होंने मेरा टाइम बहुत बर्बाद कंप्लीट करिए। हाँ जी, सबका साथ नहीं, मित्रों का साथ और जनता के साथ विश्वास। और 10 साल से देख रहे हैं तो निराशा ही निराशा है जनता में। 5 सीटें छीन ली ना हमने आपसे, और केंद्र में भी एक मजबूत विपक्ष दे दिया। संसद में बात करते हैं, BSNL, रेलवे, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, आपने सब कुछ बेच दिया। और आपको बताऊं, अर्थशास्त्री जो थे मनमोहन सिंह जी, आपको बता दूं उनके नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, जबकि आपके किसी भी सदन संसद के नाम से नहीं हो सकती। चलिए, मैं रजत जी से फाइनल बात नहीं खत्म हुई। आई एम नॉट कमल जी प्लीज, कमल जी। ठीक है, 2009 में जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने देश में को रिसेशन में जाने से पहुंचाया और हमें ये कहते गरीबी रेखा से निकाला। अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो कहां से विकास है? हम तो अब हम गरीब देशों, हम पहले विकासशील देश थे, अब हम गरीबों की श्रेणी में आ गए हैं। अब हम लंका से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और आपके पाकिस्तान से भी हम नीचे आ गए हैं। ठीक है रजत जी, ठीक है कमल जी अब प्लीज माफी चाहूंगा, समय कम है। रजत जी, इकोनॉमी हमारी मजबूत हो रही है, रावल साहब कह रहे हैं, लेकिन कमल जी ने इसके इतर का है कि हम पहले विकासशील थे, अब गरीबी देश की तरफ हम जा रहे हैं। एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा रजत जी। देखिए, विदु रावल जी ने अपनी तरफ से इकोनॉमी को अच्छी स्थिति में बताने का जो काम किया है, तो उन देशों की तुलना में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय जो है, पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। तो पिछले साल हम 120वें स्थान पे थे प्रति व्यक्ति आय में, और अब हम 140 और एक डेटा 143 बताता है। हमारा जो रैंक पूरे विश्व की तुलना के अंदर है। और अगर इतनी हम दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी है, तो हमारे उनकी करेंसी की तुलना में हमारे रुपए की जो आज स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। हम पे प्रति व्यक्ति डेट क्या है उसकी भी प्रकाश डालें, डेट सारा कैलकुलेट करें। और हर एक व्यक्ति जो आज क्रेडिट में चल रहा है, कोई भी क्रेडिट में कार्ड के भरोसे है या उसकी कोई ना कोई कहीं ना कोई कर्ज के ऊपर जो हर एक व्यक्ति है, क्योंकि देखिए बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, ऊपर से सारी फीस है बच्चों की, एजुकेशन पे जीएसटी के कारण जो बढ़ा है। और अभी जीएसटी के एक स्लैब की बात हो रही थी, तो जीएसटी का स्टेट की जीएसटी अलग है और सेंटर की जीएसटी अलग है, जो दो जीएसटी अलग अलग ली जाती है। अभी बात हो रही थी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रेलवे का इन्होंने जाल बिछाया, तो अभी पिछले कुछ ही दिनों में 4 मुख्य दुर्घटनाएं जो हैं वो हमारे रेलवे की। ठीक है सर, अभी मैं एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं विदु जी से, क्योंकि समय अब मेरे पास खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर टैक्स को लेकर विदु रावल जी प्लीज बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत जल्दी से। टैक्स में कुछ राहत। देखिए, टैक्स अगर जो है टैक्सेबल इनकम जो है हमने लगभग 3 गुना के करीब बढ़ा दी है, मगर इनकम डाउन चली गई बहुत ज्यादा, इनकम बहुत नीचे चली गई। उस समय होती थी, आज 7 लाख के करीब। आय कहाँ है? टैक्स स्लैब बढ़ा दिया तो इसलिए अब आय की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पर नहीं महंगाई की बात कर लीजिए ना, महंगाई की बात। चलिए ठीक है, अभी चूंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, अब मैं माफी चाहूंगा आप सभी से आगे के लिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ, इस चर्चा का हिस्सा बने। कुल मिलाकर बजट में महंगाई, आमदनी और टैक्सेशन की बात लगातार उठ रही है और उठती आई है। इस बार के बजट में क्या कुछ हो सकता है, जिस तरह की उम्मीदें अलग अलग सेक्टर्स के लोग लगाकर बैठे हैं, उनको क्या मिलेगा या क्या नया इसमें लेकर आया जाएगा, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल हमारे इस खास शो से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।